हेलो स्टूडेंट, आज आपका ज्ञान विद्या बाय ट्विंकल सर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 क्लास लेकर आए हैं। आज हम लोग पार्ट 2 क्लास को लेकर आए हैं। पार्ट 1 क्लास में हम लोग बहुत सारे चीज़ की जानकारी प्राप्त किए थे। उसमें से हम लोग संसाधन का वर्गीकरण के बारे में, संसाधन का वर्गीकरण कितने भागों में, और उसका पूरा विस्तृत रूप से हम लोग जानकारी कर चुके थे। जो हम लोग पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे वह संसाधन का विकास के बारे में देखेंगे, जो कि हमें जानना अति आवश्यक है। हम लोग संसाधन के बारे में जान तो चुके थे, लेकिन संसाधन का विकास कैसे किया जाए, तो संसाधन का विकास कैसे हो रहा है, लोग संसाधन को यूज कैसे कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जिस प्रकार संसाधन मानव की ज़रूरतों को पूरा करती है, अर्थात जिस प्रकार से संसाधन मानव के लिए जितना उपयोगी अधिक है, उसी प्रकार से संसाधन की गुणवत्ता को भी बढ़ाए रखना हम लोग के लिए उपयोगी है। अर्थात कहा जाए तो संसाधन जो है जिस प्रकार से मानव के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार संसाधन आज के दुनिया में, आज का जो युग में है, वह संसाधन की गुणवत्ता को बनाए रखना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ संसाधन को इतना अत्यधिक कटाई कर दे रहे हैं, इतना अत्यधिक नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, इतना अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं कि हमारे पर्यावरण पर निम्न समस्याएं पैदा हो जा रही है। तो हमें संसाधन का विकास कैसे किया जाए, हम संसाधन को विकास कैसे करें कि हमारे पर्यावरण पर समस्या नहीं आवे। तो अब जो हमारे पर्यावरण पर अनेक प्रकार का इफेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, वह संसाधन का अत्यधिक दोहन करने से। तो क्या क्या है, तो संसाधन के अंधाधुंध उपयोग होने से पर्यावरण पर निम्न समस्याएं होती है। तो क्या होती है कि मानव ने क्या किया है कि मानव ने लालचवश के कारण संसाधन का ह्रास किया है। सबसे पहला टॉपिक यही है, पहला कारण कि मानव ने लालचवश के कारण क्या किया है, तो संसाधन का ह्रास कर दिया जा रहा है। दूसरा कारण है कि समाज 2 वर्गों में बटा है। कैसे बटा है, तो समाज 2 वर्गों में बटा है। जो संसाधन संपन्न वाले हैं, जिसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, जिसके पास संसाधन से भरा पूरा है, वे समाज में अमीर के श्रेणी में आते हैं। और जिसके पास संसाधनहीन है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास संसाधन ना के बराबर है, वे समाज में क्या होते हैं, तो गरीब के श्रेणी में आते। यही तो मेरा समाज में बटा है। इस प्रकार के कहा जा सकता है कि हमारा समाज कितने वर्गों में बटा है, 2 भागों में बट गया है। वह कौन कौन सा भाग है, तो अमीर और गरीब भागों में बटा है। ये क्या है, दूसरा टॉपिक, संसाधन संपन्न वाले लोग समाज में अमीर तथा संसाधनहीन वाले लोग समाज में गरीब श्रेणी में बट गए। इस प्रकार समाज 2 भागों में बट गया, हम तो पहले ही बता चुके हैं। तीसरा कारण है कि हमारे संसाधन का अत्यधिक दोहन करने से पर्यावरण प्रदूषण किया जा रहा है। हमारे संसाधन को अत्यधिक दोहन से पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है ओजोन परत का क्षरण, और तीसरा जो कारण है वह भूमि का निम्नीकरण किया जा रहा है। माने भूमि का निम्नीकरण हो जा रहा है। अर्थात कहा जाए भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जा रही है, भूमि बंजर बन जा रही है, लोग कृषि नहीं कर पा रहे हैं। और हम जानते हैं हमारा भारत कृषि प्रधानता देश होने के बावजूद भी लोग उस बंजर भूमि से जबरदस्त कृषि करके और उस बंजर भूमि को और बंजर बना दे रहे हैं। तो संसाधन को हमें क्या करना चाहिए, संसाधन को विकास करके और हमको अच्छी तरह से उसे उपयोग में लानी चाहिए। तो इन्हीं बातों को सोचने के बावजूद कि संसाधन को कैसे प्रयोग में लाया जाए, संसाधन का विकास कैसे किया जाए, संसाधन को किस प्रकार से हम उपयोग करें जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी बना रहे, पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं हुए। तो एक शब्द लागू किया गया है और वह शब्द है सतत पोषणीय विकास। यह शब्द कौन सा है, सतत पोषणीय विकास। और ये शब्द क्या होते हैं, तो इसका अर्थ संसाधन यूज तो करेंगे, संसाधन का विकास तो करेंगे, लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए
अगर हम संसाधन का विकास करते हैं वे मेरे क्या कहलाते हैं, सतत पोषणीय विकास कहलाते हैं। अर्थात कहा जाए कि इसका अर्थ संसाधन का विकास तो किया जाए लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए अगर हम संसाधन को उपयोग में लाते हैं, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो इसे और आगे बढ़ाते हुए एक सम्मेलन किया गया है और उस सम्मेलन का नाम है पृथ्वी सम्मेलन। उस सम्मेलन का क्या नाम है, पृथ्वी सम्मेलन। और यह पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जून 1992 ईस्वी में। यह पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जून 1992 ईस्वी में, जिसमें से पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया, तो रियो डी जेनेरो एक शहर का नाम है और यह रियो डी जेनेरो जो है वह कहाँ है, तो ब्राजील में है। यहाँ क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कौन से शहर में किया गया था। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कौन सा देश में किया गया था, ऑप्शन भारत, दूसरा रूस, तीसरा ब्राजील, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही ऑप्शन ब्राजील। इसमें से पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो अर्थात ब्राजील में किया गया था। इसमें से 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कहने का अर्थ है कि इसमें से 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पृथ्वी सम्मेलन में। यहाँ से क्वेश्चन अति आवश्यक क्वेश्चन बनने योग्य है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जून 1992 ईस्वी में। अब इसी सतत पोषणीय विकास को और आगे बढ़ाया गया और जब और आगे बढ़ाया गया तो क्या लाया गया, एजेंडा 21 एजेंडा 21 लाया गया। और एजेंडा 21 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और विकास सम्मेलन के तहत पर इसे क्या किया गया, तो राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया। अर्थात कहा जाए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन को एजेंडा 11 में ही 2 शब्द हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया, अपनाया गया। ये है कथन। और जब अपनाया गया तो अपनाने के बाद क्या किया गया, तो एजेंडा 11 में जितने से जितने गरीब व्यक्ति थे, जिसके पास संसाधन नहीं पहुंच पाते थे, उस गरीब व्यक्ति को क्या किया जाए, तो संसाधन उपयोग करने का मौका दिया जाए। एजेंडा 11 में यही अर्थ है कि गरीब से गरीब व्यक्तियों को क्या किया जाए, संसाधन उपयोग करने का मौका दिया जाए। इसलिए एजेंडा 11 लाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा स्वीकार किया गया। अब आता है भारत में संसाधन का नियोजन। हम भारत में संसाधन का नियोजन कैसे करें। कहने का अर्थ है कि हम भारत में संशोधन का नियोजन एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान से 5वें स्थान, अर्थात कहा जाए जहां पर जो संसाधन नहीं है उस संसाधन की पूर्ति वहां कैसे किया गया। क्या वे सब जीवित नहीं है? जहां पर जो संसाधन नहीं है उस संसाधन के वे सब कमी का प्रभाव देखते हैं? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, संसाधन का नियोजन करते हैं। हमारे झारखंड में कोयला अधिक ज़्यादा है, दूसरे राज्य में कोयला नहीं है, तो वे सब का कोयला का उपयोग नहीं करते होंगे, करते होंगे। तो ऐसा बहुत सारा है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अनेक प्रदेश अर्थात भारत जो है हमारा विविधताओं वाला देश है। अनेक प्रकार के यहाँ पर विविधता पाई जाती है। हमारा जो भारत है वो अनेक प्रकार की विविधता वाले देश हैं और भारत में अनेक प्रदेश ऐसे जो हैं जो संसाधन से भरा पूरा है। ऐसे हमारे भारत में अनेक प्रदेश हैं जिसमें संसाधन से भरा पूरा है और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की कमी पाई जाती है। हमारे कुछ ऐसे भी भारत के प्रदेश हैं जो संसाधन पर आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन पर आत्मनिर्भर नहीं हैं। जैसे हम ले लेते हैं हमारा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हमारा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का उदाहरण लेते हैं तो ये उदाहरण के तहत कहा गया है कि हमारे यहाँ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज अर्थात कोयला बहुत अत्यधिक पाई जाती है, लेकिन वहाँ विकास की कमी है। अर्थात कहा जाए तो हमारे झारखंड में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयले अधिक पाई जाती है, तब भी यहाँ पर विकास की कमी है।
कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वहाँ जल बहुत अत्यधिक पाया जाता है, बहुत जल अत्यधिक पाया जाता है। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं हमारा राजस्थान। जैसे वहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत अत्यधिक है, लेकिन वहाँ पर जल की कमी है, तो वहाँ के लोग जल का सेवन नहीं करते हैं, करते हैं। चौथा उदाहरण ले ले हम लद्दाख का। लद्दाख में क्या है, शीत मरुस्थल में क्या है, वहाँ धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक जगह है, पर्यटन स्थल है, और ये पर्यटन स्थल है लेकिन वहाँ खनिज की कमी है। तो जहाँ पर जो चीज़ का कमी है, जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा है, तो उसी संसाधन को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, बांट दे रहे हैं। वही मेरा होता है संसाधन नियोजन। अब आता है कि हम संसाधन नियोजन पढ़ लिए, लेकिन भारत में संसाधन नियोजन हम कैसे करें। हम संसाधन नियोजन देखें, लेकिन भारत में संसाधन नियोजन कैसे करें। तो भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। क्या जटिल प्रक्रिया है? तो पहला है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से संसाधन की पहचान करके हमको तालिका बनाना है कि ये संसाधन यहाँ पाया जाता है, ये संसाधन यहाँ पाया जाता है, कोयला यहाँ पाया जाता है, लोहा यहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम यहाँ पाया जाता है। हम उसकी तालिका बना देंगे। हम तालिका बना दिए। अब इस कार्य में हम सर्वेक्षण करेंगे और सर्वेक्षण करके मानचित्र बनाएंगे, और मानचित्र बनाकर हम क्या करेंगे, संसाधन की गुणात्मक का जांच करेंगे और उसकी मात्रात्मक की जांच करेंगे और उस संसाधन की माप करेंगे। ये पहला काम है कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से संसाधन की पहचान करके उसको तालिका बनाना है, और तालिका बनाकर हमको सर्वेक्षण कर देना है, मानचित्र बना देना है, और संसाधन की गुणात्मक और मात्रात्मक की माप कर उसको माप लेना है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि संसाधन विकास योजना हमको चालू करना है और प्रौद्योगिकी के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार, अपने अनुसार उसे ढांचा तैयार करना है। ये दूसरा कारण है। तीसरा है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में दोनों में समन्वय बनाना है, तैयार करना है, समन्वय तैयार करना है। ये तीसरा कारण है जो कि हम संसाधन का नियोजन कर सकते हैं भारत में, वो भी भारत में, क्योंकि भारत हमारा अनेक प्रकार के विविधताओं वाला देश है। भारत में हमारा सारा चीज़, खनिज भी भंडार, धार्मिक पर्यटन स्थल भी बहुत ज़्यादा, सांस्कृतिक के मामले में, लैंग्वेज के मामले में कहा जाए तो विविधता से भरा पूरा मेरा भारत है। तो अब इतना काम हो गया, संसाधन का जो नियोजन हो गया। तो संसाधन नियोजन, हमें भारत में संसाधन नियोजन जरूरी हो गई। तो ये सब देखते हुए स्वाधीनता के बाद, अर्थात हमारा जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के बाद क्या किया गया, तो पंचवर्षीय योजना में संसाधन नियोजन की तैयार की गई। संसाधन का नियोजन का तैयार किया गया कि हमें अब संसाधन नियोजन करना है। लेकिन उसके पहले संसाधन हमारे भारत में अनेक प्रकार से पाए जाते हैं। हमारे यहाँ उपनिवेश लोग, हमारा भारत उपनिवेश हुआ था जिस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ में हमारा जो भारत था, जिस समय अंग्रेज़ों के हाथ में था, उस समय हमारा भारत से संसाधन बहुत मात्रा में लोग खपत किए। मुगल काल में देखते हैं तो हमारा संसाधन भी लोग बहुत खपत किए। जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले भी भारत में जितने भी संसाधन हैं उसको लोग खूब दोहन किए, और जब खूब दोहन किए तब क्या किया जाए, बहुत सारे लोग नेता लोग चिंतित हो गए, उठे कि किया जाए। तो स्वाधीनता के बाद भारत देश आज़ाद हो गई, उसके बाद नेता लोग चिंतित हो गए हैं कि संसाधन का तो दोहन हो चुका है बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ जितना भी संसाधन जो बचा है उसके बारे में हमको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। जो कथना के अनुसार,
जो अपने कथन के अनुसार एक नेता जिसका नाम है महात्मा गांधी, और इन्होंने महात्मा गांधी बताए हैं कि संसाधन के बारे में हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ है। हाँ, ये बात सच है कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ है हमारे पास, लेकिन लालच व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं है। हाँ, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, लेकिन हम लालच व्यक्ति की पूर्ति के लिए हम नहीं कुछ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आज की दुनिया में संसाधन से पेट भरने के लिए नहीं, लोग पेटी भरना चाहते हैं। अर्थात कहा जाए तो आज का जो दुनिया है ऐसा हो गया है कि लोग अपना पेट, आज का पेट नहीं देखेंगे, वो सोचेंगे हमारा साल भर के पेट को भरना है, उसके बारे में साल भर के पेटी में रखेंगे संसाधन को। इसलिए इन्हीं वाक्य के साथ इनको दोहराते हुए कहा गया है कि हमारे पास हर व्यक्तियों की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए, संतुष्ट के लिए नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरा नहीं जा सकता है। यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब आते हैं, अब ये कहा गया तो कहने के बावजूद अब संसाधन संरक्षण तो किया जाए। संसाधन को संरक्षण भी करना जरूरी था। जिस समय उपनिवेश काल में संसाधन का दोहन किया गया, तो आज का दुनिया में संसाधन को संरक्षण भी किया जाए। संसाधन संरक्षण की वकालत कौन किए? द क्लब ऑफ रोम। क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने 1968 ईस्वी में किया। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की? तो इसका सही आंसर क्लब ऑफ रोम ने। संसाधन संरक्षण की वकालत कब की गई? 1968 ईस्वी में। 1974 में सोमेश्वर की एक पुस्तक है अ स्माइल इज ब्यूटीफुल, और इस स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में क्या बताया गया कि गांधी जी के बारे में फिर से इन वाक्यों की पूर्ति की गई है, पुनरावृत्ति की गई है। माने अर्थात कहा जाए ये शब्द, ये वाक्य इतना इंपॉर्टेंट, इतना सुनने में आकर्षण भी लगता है। तो क्या किया गया? 1974 में सोमेश्वर की पुस्तक अ स्माइल इज ब्यूटीफुल के बुक में गांधी जी के बारे में पुनरावृत्ति किया गया। अब 1987 में वुडन लैंड आयोग रिपोर्ट के तहत कहा गया है कि 1987 में वुडन लैंड आयोग रिपोर्ट में क्या किया गया? तो संसाधन का संरक्षण किया गया। क्या किया गया? तो संसाधन का संरक्षण किया गया। संसाधन के संरक्षण पर योगदान दिया गया। तब जब संसाधन के संरक्षण के लिए कहा गया है, तब संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। संसाधन का संरक्षण करना बहुत अति आवश्यक पड़ गया। हमारे भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या का दर बढ़ते जा रहा है, उस प्रकार से लोग आवश्यकताओं की, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है। और जब उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, तो उन्हीं आवश्यकताओं को हम ऐसे इस प्रकार से प्रयोग लावे कि हमारे आने वाले अगले पीढ़ी तक उसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। और जब कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए तो इसीलिए संसाधन संरक्षण के बारे में बताया गया। अब इसका जो अगला टॉपिक आता है वह आता है भू संसाधन। भू संसाधन, ये भू संसाधन क्या है? हम जानते हैं कि भू माने भूमि, और भूमि भी मेरा संसाधन है। क्यों? क्योंकि भूमि पर ही सब कुछ, रहना भूमि पर, मकान बनाना भूमि पर, उद्योग लगाना भूमि पर, नदी का बहाव होना भूमि पर, पर्वत का होना भूमि पर, पहाड़ का होना भूमि पर, मंदिर बनना भूमि पर, मस्जिद बनना भूमि पर, कहा जाए कृषि का कार्य करना भूमि पर, खनन करना भूमि पर, पशुपालन करना भूमि पर, कहा जाए तो भूमि पर सारा कुछ काम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो यह एक प्रकार का संसाधन है। यह एक प्रकार का संसाधन है भूमि, और भूमि पर ही सारा कुछ है।
जैसे पर्वत है, पहाड़ है, मकान है, उद्योग है, मानव का रहना है, सारा कुछ भूमि पर किया जाता है। लेकिन इन्हीं भूमि को कई भागों में बांट दिया है। 3 भागों में हमारे भारत के भूमि, जैसे पहला आता है, ये पहला है मैदान, दूसरा है पठार और तीसरा है पर्वत। मैदान कितना है? तो मैदान मेरा 43% है। कितना है? 43 है। पठार मेरा कितना है? तो 27% है। कितना है? तो 27% है। तो मेरा जो पर्वत बन गया वह कितना बन गया? तो ये हो गया 30%, जो पठार 27 है, पर्वत 30 है। ये प्रतिशत हमारे भारत में है। और इसी मैदान में हमको क्या करना है? इसी मैदान में लोग क्या कर रहे हैं? कृषि का काम हो रहा है। इसी मैदान में आधा से ज़्यादा नदियाँ बह रही है। इसी मैदान में लोग पशु का पालन कर रहे हैं। इसी मैदान में लोग उद्योग लगा रहे हैं। इसी मैदान में लोग कृषि का कार्य कर रहे हैं। इसी मैदान में लोग पशु का पालन कर रहे हैं। अर्थात कहा जाए मैदान में ही सारा कुछ। और मैदान जो है वह पठार पर्वत से सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाली मृदा मैदान में ही पाया जाता है। तो जब मैदान में सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाली मृदा, सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ कृषि का कार्य भी बहुत ज़्यादा होता है। हम आगे मैदान के बारे में, आगे हम मिट्टी के बारे में पढ़ाएंगे, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। बहुत अच्छी तरह से उसमें समझ में आ जाएगी, उम्मीदें हैं। उसे अच्छा से देखिए और आगे बढ़िए। उसके बाद पठार जो आता है, इसी पठार में क्या है? तो खनन का कार्य, अर्थात कोयला निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, कई कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और खनिज का खनन होता है यही पठार में उद्योग लगते हैं, यही पठार में मकान बनते हैं, यही पठार में पहाड़ पाए जाते हैं, इसी पठार में मानव का रहना होता है, सारा यही पठार में। पर्वत में क्या है? तो पर्वत में अधिक से अधिक पर्वत, वहाँ हिमालय पर्वत, बहुत ज़्यादा पर्वत होगा, आधा ज़्यादा पर्वत, यही पर्वत में आधा ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। और सब इतना पाने के बावजूद भी अब कहा जा सकता है, इतना बताने के बावजूद भी बताया जा सकता है कि हमारे लिए भूमि का संसाधन कितना ज़रूरी है। अगर आज हम भूमि का संसाधन नहीं कर पाते हैं तो कल होने के बावजूद हम भूमि पर कुछ काम कर नहीं सकते हैं। कृषि का कार्य अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता है, खनन का कार्य अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता है, रहने का काम भी नहीं अच्छी तरह से होगा, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ जो है वह प्रभाव डालेगा। इसीलिए हमें अति आवश्यक बन गया है कि भूमि का संसाधन ज़रूरी है। भूमि का संसाधन हमें ज़रूरी है और भूमि का संसाधन अर्थात भूमि का सुरक्षा करना, भूमि का संरक्षण करना, भूमि का अच्छी तरह से देखभाल करना, ये हमें दायित्व बनता है। क्या है कि जिस जगह पर हम लोग रहते हैं उस जगह को सुरक्षित रखना हमें काम है। तो ये था पार्ट 2। हम पार्ट 3 को लेकर आएंगे, उसमें से
जो टॉपिक है वह अगला टॉपिक भूमि का निम्नीकरण, उससे पहले एक और टॉपिक आती है, उसके बाद भारत की जो मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर ये चीज़ें अच्छी तरह से नहीं समझ में आई होगी तो इसे पुनः एक बार पुनरावृत्ति करके देखने का प्रयास करें। इसे पुनरावृत्ति करके प्रयास करें देखने का, उम्मीदें है कि समझ में आएगी। तो आज यहीं तक, हम पार्ट 3 अगले दिन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।